हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हमारा नया चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में बेसिकली है क्या? लाइफ प्रोसेस बच्चे है जो कि हमारी बॉडी में अगर किसी चीज को मेंटेन करना हो, जैसे हम अगर जाग रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी में चीजें चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं या हम कुछ काम कर पा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेस चार तरह के, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चार तरह के लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं? दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये जो चार प्रोसेस है, ये हम प्लांट्स में पढ़ेंगे और एनिमल्स में पढ़ेंगे। दोनों में अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। हम में अलग तरीके के हैं, प्लांट्स में अलग तरीके की ट्रांसपोर्टेशन है, अलग तरीके की एक्सक्रीशन है। हर चीज डिफरेंट रहेगी। लेकिन सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, तो पहले हम प्लांट्स का पढ़ेंगे, देन एनिमल्स का पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो पहले प्लांट्स का, देन एनिमल्स का। वैसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है। अब लाइफ प्रोसेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या है? बेसिकली जो लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। जो प्रोसेसेस हमें जिंदा रख रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उस टाइम हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से है? लाइफ प्रोसेस की वजह से। अब लाइफ प्रोसेस क्या करता है? देखो, लाइफ को मेंटेन तो कर ही रहा है। और ये लाइफ प्रोसेस बच्चे मेनली फोर टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। ये चार तरह के लाइफ प्रोसेस है। अब इनमें अगर आप पूछोगे कि मैम रिप्रोडक्शन, वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस? देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन करके रखना हो तो न्यूट्रिशन भी जरूरी है डेफिनेटली। अगर आप खाओगे नहीं, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप काम कैसे करोगे? ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है कि अगर आपने खाया, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हर सेल तक पहुंचेंगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब रेस्पायरेशन है, ऑक्सीजन नहीं ली अगर बॉडी में, ऑक्सीजन जाके उस खाने को तोड़ेगी नहीं और एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं। ठीक है। अब उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? एनर्जी नहीं होगी तो आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी। अब कुछ चीजें बनेंगी तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। अब एक्सक्रीशन में क्या है? उसी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होगा। अगर तो बच्चे वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा बॉडी में, तो वो बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहेगा और धीरे धीरे क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आती जाएगी, बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज कॉज होगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैंने आपको बताना था कि अगर रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल में नहीं हुई तो क्या उसकी लाइफ रुक जाएगी? नहीं बच्चे, रिप्रोडक्शन अगर इंडिविजुअल में नहीं हो रही तो उसकी लाइफ नहीं रुकने वाली। बिकॉज रिप्रोडक्शन क्या चीज है? कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। अगर बॉडी नया ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स ये नहीं कि उसकी खुद की बॉडी खराब हो जाएगी। बट हाँ, अगर कोई इंसान रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या पूरी एक जाति, पूरी एक स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर दुनिया पे 50 ह्यूमन बींग्स हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, नया ह्यूमन बींग नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जो 50 है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और नया नहीं आ रहा, तो इसलिए एक टाइम पे आके पूरी की पूरी स्पीसीज क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं दैट रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज, नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट rather than a particular individual is based on, yeah, depends upon four life processes that are nutrition, transportation, excretion and respiration. ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। उससे भी पहले, पढ़ने से पहले हम एक चीज क्लियर करने वाले हैं दैट बच्चे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें तो क्या है? एक सिंगल सेल है। ठीक है। सिंगल सेल से रेस्पायरेशन हो जाएगी उसकी सरफेस से, सिंगल सेल से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन गेन हो जाएगा उसकी सरफेस से। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिंगल सेल से ही सारी चीजें अंदर आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक तरह का बस का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। सिंगल सेल में क्या ही जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट नेसेसरी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वो भी क्या कर देंगे? ये सरफेस से रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम वही देखें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चे, देर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हु आर मेड ऑफ मल्टी सेल्स। ठीक है। ज्यादा सेल से बने होते हैं। अब वो सेल्स 10 भी हो सकते हैं, हजार हजार भी हो सकते हैं और लाखों भी हो सकते हैं, मिलियंस, बिलियंस, कितने भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस। ठीक है। अब इतने सेल्स जब बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो हर सेल तक ऑक्सीजन को सरफेस से पहुंचाना इज नॉट पॉसिबल, न्यूट्रिशन को सरफेस से पहुंचाना इज नॉट पॉसिबल। तो क्या रहता है उनमें? कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन रहते हैं डाइजेशन के, न्यूट्रिशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे।
तो बच्चे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? आपको सिंगल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं दैट व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड देन इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, फूड को इनटेक करना, फूड हमारे अंदर जाएगा, उसके बाद उस फूड को हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस फूड को यूटिलाइज करेगी, दैट इज न्यूट्रिशन। क्या है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे अगर हम पढ़े, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट, फूड को एक्वायर करने का प्रोसेस है, किसके लिए जरूरी होता है? फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसकी नरिशमेंट के लिए, उसको नरिश करने के लिए, नर्चर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, और क्या? सस्टेनेंस, या सस्टेनेंस का मतलब होता है कि उसकी लाइफ के लिए, ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और न्यूट्रिशन जरूरी है, न्यूट्रिशन को बोलते भी क्या है कि एक तरीका है फूड लेने का, जिससे उसको ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट मिलती है और वो जिंदा रहता है, उसकी लाइफ सस्टेन्ड रहती है। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशन में से क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन से बेसिकली हमें न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, इनका काम क्या रहता है न्यूट्रिएंट्स का? दीज आर द सब्सटेंसेस एक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट्स क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए जरूरी है जो, ठीक है, रिपेयर के लिए जरूरी है, अगर कोई इंजरी हो जाए वहां पे रिपेयरेशन की जरूरत है, तो वहां पे भी न्यूट्रिशन में जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वही काम होते हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं, कोई भी तरीके का वर्क है, तो वो भी कैसे करते हैं? एनर्जी, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? न्यूट्रिएंट से। मेंटेनेंस होगी बॉडी की, वो भी किससे होगी? न्यूट्रिएंट से। ठीक है, अब हमारे पास बच्चे दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, दैट इज फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस रहता है बच्चे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो कि लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, ठीक है, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, जिससे वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो कि बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं बच्चे, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और माइन्यूट क्वांटिटी इनकी चाहिए होती है, इसलिए इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम एग्जांपल देखें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तीन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और भी है जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, लेकिन फिलहाल हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो मेन है, फर्स्ट इज प्रोटीन्स, सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड थर्ड इज लिपिड्स। इसके बारे में हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ये तीनों याद रखने पड़ेंगे, ताकि आगे जाके भी आप जब डाइजेशन के बारे में पढ़ो, ह्यूमन बींग्स में पढ़ो, तो आपको इजीली सारी चीजें ग्रैब हो सके। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मेन कौन से आएंगे? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट बच्चे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स में जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, जैसे सल्फर, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? मिनरल्स में, विटामिन एंड मिनरल्स। क्लियर है? इसके बाद एक बच्चे साथ साथ में हम क्वेश्चनिंग करते जाएंगे, ताकि हमें भी क्लियर होता रहे कि किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ साथ में आपको टॉपिक भी रिवाइज होता जाएगा, साथ साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम साथ साथ में क्वेश्चन करें, तो मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है दैट व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो आप क्या आंसर दे सकते हो? दैट न्यूट्रिएंट्स आर वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। जिस भी ऑर्गेनिज्म को जो भी फंक्शन कैरी आउट करना है, जितने भी काम करना है, रिपेयर करना है, ग्रोथ करनी है, जितने भी फंक्शंस है, उसके लिए कौन रिक्वायर्ड होता है? न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है क्या? न्यूट्रिएंट्स आर द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक क्या थे हमारे पास? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है बच्चे, ये सारे कौन से थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आ रहे थे हमारे पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मिनरल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स को कैसे लिख सकते हैं? दीज आर द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। आप साथ साथ में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी लिख सकते हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बता सकते हो। बढ़ा के लिखोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स में अगर मैं बताऊं बच्चे, दो तरह के टाइप्स होते हैं। देखो, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है बॉडी को? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उस एनर्जी से क्या करते हैं हम? काम करते हैं। ठीक है, अपने जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम आवर न्यूट्रिशन।
ठीक है। अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उस हिसाब से इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो आपको इनके जो वर्ड्स है इनसे ही आपको क्लियर हो जाएगा, इनके जो मेन टाइटल इनसे ही आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड बच्चे वेट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स, ट्रॉफिक मतलब क्या होगा बच्चे, फूड, क्या होगा, फूड। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। देखो, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी एनर्जी खुद फिक्स करते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, चाहे फिर वो किसी भी सोर्स के थ्रू हो, सोर्सेज के बारे में भी आगे पढ़ाऊंगी कि किस किस सोर्स के थ्रू वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज autotrophic mode of nutrition, that they are able to synthesize their they are able to synthesize their own food, ठीक है, अपना फूड खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा, हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स फूड। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे, अदर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ, अपने आप को खुद नरिश कर पा रहा है, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप को खुद नरिश कर पा रहा है, बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स सच एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन दो तरीके हैं खाना बनाने के, एक तो सनलाइट की हेल्प से खाना बना पा रहे हैं, एक केमिकल्स की मदद से खाना बना पा रहे हैं। तो इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हो गए, एक तो जो सनलाइट की हेल्प से खाना बना पा रहे हैं, एक हो गए जो केमिकल्स की हेल्प से खाना बना पा रहे हैं, लेकिन खाना खुद बना रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफ तो हो गए। लेकिन अगर सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं तो क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। सनलाइट को क्या बोलेंगे हम, फोटो, ठीक है, फोटो क्या बोलते हैं, सनलाइट, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और जो केमिकल्स की मदद से बच्चे खाना बना पा रहे हैं, दैट विल बी कीमो ऑटोट्रॉफ्स, उनको क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या रहता है कि ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से खुद का खाना खुद बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इसमें बच्चे दो मेन एग्जांपल्स रहेंगे हमारी, एक तो ग्रीन प्लांट्स। देखो, कई प्लांट्स बीच में ऐसे भी होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके ऊपर, जैसे कई कस्क्यूटा बेल होती है, ठीक है बच्चे, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ के उन पे डिपेंडेंट रहती है, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करती है, ठीक है। वैसी टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो खाना नहीं बनाते, तो सारे प्लांट्स इसमें नहीं आते। कुछ ग्रीन प्लांट्स है, ऑलमोस्ट कई सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा कीमो ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में भी वही चीज होगी कि दे प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, नॉट बाय सनलाइट, बट दे आर मेकिंग देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ chemicals. For example, sulfur containing bacteria, and one is also nitrogen fixing bacteria. That is nitrogen fixing bacteria. अब बच्चे, अगर हम जैसे हम जैसे बात कर रहे थे फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में भी ग्रीन प्लांट्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में मैंने एक और एग्जांपल लिखी, दैट इज सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। क्यों सियानोबैक्टीरिया, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन ग्रैब सनलाइट, दे कैन एब्सॉर्ब सनलाइट एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड।
इज दैट क्लियर? ठीक है, ये एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको सियानोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अब कीमोऑटोट्रॉफ्स के बारे में बता दी, दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, फॉर एग्जांपल सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बच्चे इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखा है, दैट हाउ आर ऑटोट्रॉफ्स क्लासिफाइड। ऑटोट्रॉफ्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इतना हमने पढ़ा है। देखो, एक तो होता है बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ना, एक आपको क्वेश्चन आता है थोड़ा सा घुमा के आता है आंसर उसका वही, लेकिन घुमाने की वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे क्वेश्चन प्रेजेंट है, दैट हाउ आर ऑटोट्रॉफ्स क्लासिफाइड, या तो एक सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता था, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, वो तो आप बता देते। हाउ आर ऑटोट्रॉफ्स क्लासिफाइड, ये भी वही मीनिंग है, दैट व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का भी सेम वही बताना, दैट ऑटोट्रॉफ्स आर क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के सोर्स पे वो क्लासिफाई होते हैं, क्यों? देखो, ऑटोट्रॉफ्स का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है, वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, इसीलिए उनको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, उनके सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से उनको क्लासिफाई किया गया है। इफ दे यूज लाइट एनर्जी, ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। देखो, एक तो बता देना पहले ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, देन हाउ आर दे क्लासिफाइड। अब आगे जाके ऑटोट्रॉफ्स भी कितने तरह के वो बताना है, दैट कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे, जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, और फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे, जो सनलाइट की मदद से अपना खाना तैयार कर रहे हैं। इफ दे यूज द लाइट एनर्जी ऑफ द सन, देन दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। If they use chemical energy of certain compounds such as ammonia, nitrites, they are called as chemoautotrophs। वही हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें अमोनिया नाइट्रेट्स, बच्चे उसकी मदद से वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, अमोनिया नाइट्रेट्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम चलेंगे that what are heterotrophs and what is heterotrophic mode of nutrition, इसके बारे में पढ़ेंगे। what is heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। अब सबसे पहले हेटेरोट्रॉफ्स होते क्या, मैंने बताया था कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद से अपना खाना प्रोड्यूस नहीं करते। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट्स। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप बोलोगे मैम सब्जियां ले काट के, ठीक है, पानी डाल के उबाल के वो अपना खाना खुद ही तो बना रहे हैं। तो बच्चे खुद से सोचो, वो जो खाना बना रहे हैं वो भी तो प्लांट्स ने ही प्रोड्यूस किया है, वो एनर्जी भी तो प्लांट्स की ही फिक्स की हुई है। ठीक है, हम तो कोई सनलाइट से खाना नहीं बना रहे अपना, हम तो कोई खुद से अपनी एनर्जी अंदर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, प्लांट्स लेकिन करते हैं। ठीक है, हम प्लांट से लेके ही उनका खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तीन तरह के रहता है बच्चे, दैट इज होलोजोइक, फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सेप्रोफिटिक, थर्ड इज पैरासिटिक। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये दोनों में से अगर मैं एक बार पैरासिटिक को साइड कर दूं, तो अगर हम होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक में से डिफरेंस देखें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, होलोजोइक क्या है, होलोजोइक में हमारे बेसिकली 5 प्रोसेसेस आते हैं। फर्स्ट, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को पहले इंजेस्ट करना, देन वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होगा उसका, जिसको हम बोलेंगे डाइजेशन, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फूड। ठीक है, फर्स्ट इंजेस्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड को, देन वो अपनी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपलर फूड, दैट इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज डाइजेशन। अब सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन होने के बाद उसको कौन कर लेगा, हमारी बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेगी, जो ब्रेक डाउन होंगे उनको कर लेगी एब्जॉर्ब, और देन उन न्यूट्रिएंट्स को अपने वर्क के लिए यूज करेगी, अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेगी। सेल्स उस न्यूट्रिएंट को यूज करेंगे, वो एब्जॉर्ब मटेरियल को यूज करेंगे, दैट इज नोन एज अजीमिलेशन। क्या बोलेंगे, अजीमिलेशन। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड था बच्चे, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, अनएब्जॉर्ब फूड था, उनका क्या हो जाएगा, इजेशन। क्या हो जाएगा, egestion. So this type of nutrition is known as holozoic nutrition, in which first we are ingesting a complex food, then it is going inside our body, then it is being breaking down into smaller components, that is inorganic compounds, or we can say organic compounds, and from which we are able to produce energy. First they are absorbed by the body, then they are being used by our cells for producing energy। उसके बाद क्या होगा, जो अनएब्सॉर्ब मटेरियल होगा उसको इजेस्ट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, दैट अमीबा,
अमीबा में भी क्या रहता है बच्चे, पहले वो इंजेस्ट करते हैं, देन अमीबा के अंदर जाके वो फूड का ब्रेक डाउन होगा, देन उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे, दैट इज असिमिलेशन। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको क्या कर देंगे, बॉडी से रिमूव, ठीक है, रिमूव कर देंगे। वैसे ही हम ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, रोटी खाई, पचाई, ठीक है, सेल्स ने यूज की, एनर्जी ली, देन वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया, दैट इज दैट न्यूट्रिशन इज अ टाइप, दैट न्यूट्रिशन इज फॉलोज एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक ऑलमोस्ट कई एनिमल्स में भी परफॉर्म होती है कि वो खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, देन एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी और निकाल देते हैं। मोस्टली एनिमल्स में यही ऑलमोस्ट एक न्यूट्रिशन परफॉर्म होती है, एंड अमीबा में भी दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे बच्चे होलोजैक में पढ़ा था, पहले कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट किया, देन वो बॉडी में ब्रेक डाउन हुआ, तो सेप्रोफिटिक में थोड़ा ऑपोजिट रहता है। सेप्रोफिटिक में क्या रहता है कि इसमें डीकम्पोजिशन होती है, मेनली क्या होती है, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन होती क्या है, दैट ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही जो हमारी बॉडी में जाके हो रहा था। लेकिन सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, बाहर ही डेड एंड डिकेइंग मैटर, कोई भी डेड मैटर है, चाहे कोई प्लांट वेस्ट है, चाहे कोई एनिमल वेस्ट है, चाहे एनिमल है, डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज और फंजाई क्या करेंगे, अपने एंजाइम्स छोड़ेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वो बाहर ही पड़ा पड़ा जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता रहेगा। उसको किसी ने अपनी बॉडी में इंजेस्ट नहीं किया, वो बाहर ही पड़े पड़े ब्रेक डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। बाहर ही पड़े पड़े बच्चे ब्रेक डाउन होंगे इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन उनसे जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होके निकलेंगे उनको वो बैक्टीरिया और फंजाई डायरेक्ट एब्सॉर्ब कर लेंगे, उनको इंजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे डायरेक्ट डेड एंड डिकेइंग मैटर को डीकम्पोज करके वहीं से उन्होंने क्या कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया। यहाँ पे ना कोई इंजेक्शन हुई ना कोई इजेक्शन हुई, बाहर ही ब्रेक डाउन हो रहा, बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, व्हिच इज सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ठीक है, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, बट उनको क्या नहीं करते, मारते नहीं है, जिंदा ही रखते हैं और जिंदा ही बॉडी पे उन पे डिपेंड रहते हैं। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या मतलब जिसकी बॉडी में फूड प्रेजेंट है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जो उन पे रह के या नहीं रह के उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, खुद से कोई मेहनत नहीं कर रहे, दूसरों की बॉडी पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने खाने के लिए, उनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। विदाउट किलिंग देम they derive or absorb their nutrition from other living plant or animal, लिविंग प्लांट या एनिमल से अपना खाना खुद लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म, ठीक, प्लाज्मोडियम क्या रहता है बच्चे, अपना एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, जो एक मच्छर में रहता है, ठीक है, मच्छर में रहता है, वहां रह के वहीं से उसका न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन परफॉर्म करता है, जैसे हमारे लाइस होती है ना, बालों में लाइस होती है, या आपने देखा होगा कि एनिमल्स की बॉडी में कुछ छोटे छोटे वो इंसेक्ट्स रहते हैं जिनको टिक्स बोलते हैं, उनकी बॉडी पे ही रह के उनसे जो ब्लड है वो उसको सक करते हैं। हमारे लाइसिस जो जब भी हमारे सर में रहती है, कईयों के बालों में आपने देखे होंगे, हेयर में रहती है, तो वहां रह के भी क्या करती है, ब्लड को सक करती है। तो वो क्या रहती है कि वहां पे रह के हमें मारती नहीं है, लेकिन हमसे अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही है कंटिन्यूसली। जैसे यहाँ पे राउंड वॉर्म के बारे में बताया है, तो राउंड वॉर्म जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं तो वहां पे इंटेस्टाइन में रह के बच्चे क्या करती है, हमारे ब्लड को सक करती है, वहां से न्यूट्रिशन गेन करती है, वहीं पे रहती है, ठीक है। हमारी बॉडी से ही वो अपना फायदा उठा रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है लेकिन हमें मार भी रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मॉस्किटो के बारे में पढ़े, तो मॉस्किटो भी क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड सक करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए एक तरह का पैरासाइट है, ठीक है। तो ये होती है बच्चे तीन टाइप की हमारे पास, तीन टाइप की न्यूट्रिशन। अब इसके बाद बच्चे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, सनलाइट की हेल्प होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, कहाँ से कौन सी चीज हमें मिलती है, सारा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको जितना करवाया है उतना आप रिवाइज कीजिए, ठीक है।
और बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।